मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आया हूँ अच्छे में बोलने के लिए। वो एक बार खाली जब हो गया तो रुकता नहीं है, वो मोदी जी के जैसा है। कुछ बनने क्या फटे हमारी जिंदगी के लोगों ने समझा कि हमारा दौर ही खत्म हो गया। लोगों को लगा कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अब महाराष्ट्र के अंदर क्या करेगी, कैसा करेगी। बिल्कुल सही किसी ने कहा है कि जो जीत कर आए हैं मोदी जी बंद करिए ना, कितना बोलते हैं आप। जल्ला भाई थोड़ी शांति बनाए रखो, बंद करो थोड़ा, पानी डाल दो, पानी। जल्ला भाई पानी डालो उसके ऊपर। हमें जनाब इम्तियाज जलील साहब को सुनना है कि मोदी जी के पटाखे बहुत सुन चुके हैं हम। पानी डाल दो, पानी। अरे लोटलाट करून राहिले ना, लोटलाट नाही म्हणते, नाही म्हणते, कैसा नाही म्हणते। हाँ ओ फिरोज भाई तो कर लो नहीं ओ सर, सर थोड़ा साइड एंगल ले लो ना, थोड़ा साइड एंगल। अपने ही लोगों ने लगाए हैं या दुश्मनों की चाल में मेरी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच सकी। शुक्र है मैं अब मेरी घड़ी के हिसाब से बोलूंगा, इनकी घड़ी वाली किसी की घड़ी चलेगी नहीं। मुझे जितना वक्त है मैं उतना ही बोलने वाला हूँ। घड़ी मेरी रहेगी, वक्त मेरा रहेगा, जगह मेरी रहेगी। मुझे जितना बोलना है मैं उतना बोलूंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज दिन भर हमने आपके इन इलाकों के अंदर वाशिम से शुरुआत किए, उसके बाद उसद गए और अभी यहां आने से पहले हम तराले शरीफ की दरगाह में गए, जहां पर बाबा ने अपनी दुआओं से नवाजा। मेरे गले में हिफाजत के लिए उन्होंने एक तावीज बांधी। मुझे आज अगर आप लोगों से कुछ चाहिए तो सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, क्योंकि मैं डाकुओं से घिरा हुआ हूं। बड़े बड़े सियासतदान अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, उनकी साजिशें, उनका खेल चालू है। वो ये चाह रहे हैं कि मजलिस की इस आवाज को कैसे खत्म किया जाए। पहले केस रजिस्टर किया गया, एफआईआर रजिस्टर की गई। मैंने साफ कहा पुलिस वालों से कर लो, मैं लड़ूंगा। फिर उसके बाद
अदालत में मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया, मकसद यही था कि मैं घबरा जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, मैं खामोश बैठ जाऊंगा। लेकिन केस होने के बाद, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हुआ हो या अदालत के अंदर, मैं एक बार इस कारंजा की सरजमीन से हुकूमत महाराष्ट्र और औरंगाबाद की पुलिस और वो तमाम दलालों को एक पैगाम देना चाहता हूं, इम्तियाज जलील ना झुका है, ना डरा है और ना टिकेगा। तुम जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा लो। छोटे छोटे प्यादों को मेरे पीछे छोड़ दिए, छोटे छोटे प्यादे सड़क के ऊपर निकल आए और ये मांग कर रहे हैं हुकूमत से कि इम्तियाज जलील को अरेस्ट करो। करके देखो तो सही, किसने रोका है? करो, फिर घोड़ा मैदान सामने रहेगा। कल आपने देखा होगा मेरे शहर के अंदर एक मोर्चा, बड़ा मोर्चा निकाला गया, जिस मंत्री के खिलाफ इम्तियाज जलील ने पुख्ता सबूत दिए हैं, उसकी बेईमानी के वो मुद्दे को भटकाने के लिए इन दलों को पैसा दिया गया। मांग की गई कि इम्तियाज जलील को गिरफ्तार करें। मैंने इन छोटे छोटे प्यादों को यह कहा कि तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा हूं मैं, तो तुम क्या चीज है मेरे लिए? मामूली बात नहीं है। आज के इस दौर में जहां पर हुकूमतें कैसा काम कर रही है, उनके खिलाफ कोई कुछ बोला कि पुलिस का सहारा लेकर अंदर कर दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डट कर खड़ा हूं। जो लोग स्टेज के ऊपर आए कल ऐसे ऐसे भाषण दे रहे थे, मैं बोला बेटा, जबान का मुकाबला मजलिस के लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं तुम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस मुल्क के अंदर गूंगे, मुक्के और बहरों को भी बोलना सिखाया है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा झूठ चला रहे थे मेरे खिलाफ। मुझे राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आ गया उनकी महफिल देखकर। झूठों ने झूठों से कहा, सच बोलो, मंत्री जी का फरमान आया है। इम्तियाज जलील, मीडिया वाले है क्या? मीडिया वाला आके बोला, तुम्हारा बैनर लगाया वहां पे, इम्तियाज जलील गुटखे का कारोबार करता है। मैं बोला, ओह, तेरे को पता चल गया? मैं बोला, मेरे दूसरे धंधों के बारे में नहीं पता चला ना? तो बोले, दूसरे धंधे क्या है? मैं बोला, शराब के ठेके हैं, क्लब चलाता, मटके का, गांजे का कारोबार करता, 2-4 मर्डर के केसेस है, छापता। मैंने बोल दिया मेरा। अब जा और वो मंत्री से सवाल कर कि इम्तियाज जलील ने करोड़ों रुपए के तेरे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उसके बारे में मुंह खोल। लेकिन नहीं, आज सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं, कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं। जिनके खुद के जमीर मर चुके हैं, जिनके खुद के जमीर बिक चुके हैं, आज वो चले हैं मेरे किरदार पे उंगली उठाने के लिए। लेकिन मैंने अपने खायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से तो सीखा है, तो ये सीखा है कि सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर तुम सच हो तो किसी के सामने झुकना नहीं, किसी से डरना नहीं, किसी से दबना नहीं। लेकिन हां, मैं आज ये एतराफ करता हूं, मैं कबूल करता हूं, मैं डरता हूं, मैं डरता हूं।
लेकिन ये चिल्ले पिल्लों से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो अपने रब से डरता हूं, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। दोस्तों, कुछ महीने पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए, कैसी कोशिशें की गई हम सबको हराने के लिए। उन्होंने ये समझा कि अब मजलिस खत्म हो जाएगी। मैंने लेकिन आज इस विदर्भा की सरजमीन के ऊपर जो नौजवानों के, बुजुर्गों के अंदर जो दीवानगी, जो जुनून, जो जज्बा, जो जोश देखा हूं, एक बात तो तय है, मोदी जी तुम्हारे अच्छे दिन कब आएंगे हमें पता नहीं, मजलिस के अच्छे दिन जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। मजलिस के जरूर अच्छे दिन आएंगे। तुम कितना भी कुछ कर लो, जुल्म करो, ज्यादती करो, हमें परेशान करने की कोशिश करो, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। मैं आज आया हूं तो कल पीछे पीछे वो सियासी जमातें भी आएगी जो समझती है कि ये कौम का वोट हमारा है, इनके ऊपर हमारा अधिकार है। लेकिन जब वक्त आता है इस कौम के ऊपर तो कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारे लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आएंगे तुम्हारे बीच वही कांग्रेसी, वही राष्ट्रवादी के लोग। भाजपा और शिवसेना तो हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई आकर तुमसे ये कहे कि मजलिस और इत्तेहाद मुस्लिमीन एक फिरका परस्त जमात है, इसीलिए तुमने सेक्युलर पार्टियों का साथ देना चाहिए, तो उनको मेरी तरफ से जवाब देना कि ऐसी सेक्युलर पार्टियों को हम अपनी जूती के ऊपर रखते हैं। यही शब्द का इस्तेमाल करते करते तुम्हारी क़यादत खत्म हो गई। तुम्हारा आज कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र से नहीं, कर्नाटक से नहीं, गुजरात से नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, राजस्थान से नहीं, तो हमें शर्म नहीं आती है कि क्या वजह है कि हमारी क़यादत को इस तरह से खत्म कर दिया गया। इम्तियाज जलील को हराने के लिए जितनी ताकत भाजपा ने लगाई, जितनी ताकत शिवसेना ने लगाई, उतनी ही ताकत एनसीपी और कांग्रेस ने भी लगाई। उन्हें लगा कि अगर इसे गिरा दो तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्हें पता ही नहीं है इस पार्टी की फितरत क्या है। तुम जितना इसे दबाएंगे इंशाअल्लाह उतनी ही वो उभर कर आएगी। मेरे भाइयों, मुझे यूसुफ भाई ने कहा था इलाका अपना है, पुलिस वालों ने कहा कि वक्त हमारा है। मैंने कहा ये तो एक प्राइवेट ग्राउंड है, यहां पर 10 बजे का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन सुना कुछ नेता लगातार पुलिस स्टेशन को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त के ऊपर बंद कर देना चाहिए। अब इलाका यूसुफ भाई का है तो मैं तो सुन रहा हूं, वरना इलाका मेरा होता तो वक्त मैं तय करता। कहीं पर भी अगर प्राइवेट जगह के ऊपर अगर कोई जलसा है हम सड़क पे करेंगे तो 10 बजे हमें भी मालूम है 10 बजे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट जगह है, आपका अपना ग्राउंड है, तो वहां पर पाबंदी किस बात की लगाई जा रही है। हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अपने पद का, अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके इसके भाषण को कम कर दो। अगर 10 बजे के बाद मैंने माइक रख भी दिया और उसके बाद मैंने इशारों में भी बात कर दिया, आधे घंटे तक मुक्का बनकर खड़े रहकर सिर्फ इशारों में ऐसा यूं पेलते रहा, तो लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों आया हूं करके। आज हमारे इस महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 3 महीनों में नगर परिषद, महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं।
हमारे तमाम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान यहां पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं जब पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ बैठता था तो मुझे इस बात का फख्र होता था कि जब असद साहब खड़े रहते थे बोलने के लिए तो कोई भाजपाई, कोई समाजवादी का, कोई कांग्रेस का, कोई शिवसेना का लीडर वहां से उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठकर ताने मारता था। मैं असद भाई के पीछे बैठता था और मैं असद भाई को बोलता था कि आप बोलो। मैं पीछे बैठता था और वहां से कोई भी कुछ बोला, चाहे वो भाजपा का कितना भी बड़ा मंत्री हो, बीच में टोकता था अगर असद भाई को तो इम्तियाज भाई पीछे से बोलते थे, चल बैठ बैठ। आज असद भाई जब मैं हारा तो असद भाई ने मुझसे एक बात कही थी कि मैं जब अकेला पार्लियामेंट के अंदर दोबारा गया इम्तियाज, तो मेरी आंख से आंसू निकल गए थे कि मेरा भाई इम्तियाज मेरे साथ में नहीं है। आज भी उनके वो लफ्ज मेरे कानों में गूंजते हैं। उनके चेहरे का जो भाव था उस दिन, जिस तरीके से उन्होंने ये बोला था। लेकिन जो भी हो, अल्लाह की मर्जी, विधानसभा के इलेक्शन में पैसों की बारिश की गई। 92,000 भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी तीनों ने मिलकर कितने लाए? 92। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अकेले लड़कर कितनी लाई? 90,000। 2000, सिर्फ 2000 का फासला था। ये 2000 किसने खाए? तो कोई गैरों ने नहीं, हमारे अपने ही थे जिन्हें पैसा देकर खड़ा किया गया था। किसी ने 200 लिए, किसी ने 500 लिए, किसी ने 1000 वोट लिए। ऐसे 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया गया था। ये लोगों के पूरे वोट मिलाए अगर ये नहीं रहते तो आज इम्तियाज जलील 15,000 की लीड से वहां पर जीत कर आता। लेकिन ये दलाल अगर मेरे शहर औरंगाबाद में है तो ये दलाल कारंजा के अंदर भी मौजूद है। ये दलाल वाशिम में भी है, मुंबई में भी है। हमें दुश्मन कौन है ये परखने की जरूरत है। वो वक्त आया है मेरे भाई। आप लोग आने वाले 3 महीने के बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो उम्मीदवार दिलचस्पी रखते हैं, ये टीम फैसला करेगी टिकट किसको मिलना चाहिए। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आवाम आपको पसंद करती है, जज्बा है अंदर आपके काम करने का, तो मैं